हेलो एवरीवन। तो जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है, चाहे फिर वो पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, रिपोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, इंडेक्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, या फिर हेल्थ हो, या फिर इकॉनमी हो, उस पूरे को कॉन्टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड दे के स्टैटिक सिलेबस के साथ लिंक कर कर कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी एक बैक इन कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जैसे जब हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करेंगे ना, जो कि महाराष्ट्र में है, तो उसके पीछे जो पेंच रिवर है, पेंच रिवर एक गोदावरी रिवर सिस्टम का जो पार्ट है। जैसे त्र्यंबकेश्वर से जब स्टार्ट होती है गोदावरी, फिर दूधना, पूर्णा, पेंचगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, जो तीन, ये पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा मिलाकर प्राणहिता जो बनती है, फिर आगे निकलकर मांजरा, मनेर, फिर नारंगी, इंद्रावती। ये तीन स्टेट्स से गोदावरी सिस्टम रिवर, कौन कौन सी तीन स्टेट्स? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से निकलकर फिर आगे चली जाती है। तो जब हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो तब हम गोदावरी रिवर सिस्टम की भी बात करेंगे। जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी बात करेंगे तो उसके पीछे जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करेंगे तो उसके पीछे डीपीएसपीज कैसे इन्वॉल्व हैं और स्टेटूटरी स्टेटस कब मिला उसको, वो डिस्कस करेंगे। जब हम ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की बात करेंगे, न्यूज़ में क्यों है, तो उसके पीछे हम देखेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो ड्रग्स का यूज़ हम नहीं, इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करें। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं वो भी बताएंगे, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम न्यूज़ के पीछे का स्टैटिक सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब हम फूड एंड एग्रीकल्चर, जब स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे किसी चीज़ को। जब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देखेंगे तब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बैकग्राउंड भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स, इंडेक्स और अवार्ड्स में। इसमें सबसे पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है। उस इंडेक्स का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक, हमारा रैंक जो है वो 72 आया आउट ऑफ 174 कंट्रीज। अब ये क्या करता है, ये इंडेक्स, ये एआई प्रिपेयर्डनेस को कैटेगराइज करता है। मतलब कि जैसे एडवांस इकोनॉमी में कैटेगराइज करता है, जैसे सिंगापुर है, डेनमार्क है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये टॉप रेटेड आर्टिफिशियल जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और हमें इसमें कौन सा स्टेटस मिला है? एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी का। बांग्लादेश को भी यही मिला है, श्रीलंका को भी, और चाइना को भी यही मिला है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इंडेक्स तो देता है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बनाया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? क्रिस्टलियाना जियोर्गियो। अब ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी देता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी ये देता है। कौन देता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है अवार्ड्स में, हम देखते हैं एक ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल अवार्ड मिला। ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये किनको मिला? ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये अवार्ड मिला। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कुछ, इनको प्रोमिनेंट गवर्नमेंट फिगर्स को दिया जाता है, पब्लिक फिगर्स को दिया जाता है, जो कि साइंस, कल्चर, आर्ट, वेरियस सेक्टर्स इकोनॉमी के, उसमें मिलिट्री लीडर्स को दिया जाता है, हेड ऑफ फॉरेन स्टेट्स जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है रशिया
रशिया में उनको दिया जाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये मिला, कौन सा, सेंट एंड्रयू एपोस्टल अवार्ड। नेक्स्ट है नेशनल ग्लोबल रत्ना अवार्ड। ये किनको दिया जाता है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनको दिया जाता है। ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है लाइव स्टॉक के फील्ड में और डेयरी के फील्ड में। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मिल्क प्रोडक्शन फार्मर्स को इनक्रेज करना, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स को बनाना। ये मोमेंटो होता है, मेरिट और मॉनेटरी प्राइज भी इसमें कुछ होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ने कहा है कि 2060 आते आते हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी, उसके बाद कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें पता है पिछले साल जो है 2023 में हमने चाइना को सरपास कर दिया था, हम ग्लोबल लीडर बन गए थे पॉपुलेशन में, ठीक है। तो पॉपुलेशन की पीक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन की पीक कब आएगी, मिड 2080s में। कितनी हो जाएगी, 10.3 बिलियन लोग आ जाएंगे। फिर जब ये 10.3 बिलियन आ जाएंगे ना, उसके बाद कम होनी चली जाएगी। तो हमारी पॉपुलेशन का पीक पर पहुंचेगी 2060s में, और हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थ्रू आउट सेंचुरी रहेंगे 2060s के जो टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, पहले अभी 2024 में कितनी 8.2 बिलियन लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, मिड 2080s में 10.3 बिलियन हो जाएंगे। जब ये 10.3 बिलियन का मार्क हम एक बार क्रॉस कर देंगे ना, फिर ये पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो 2100 आते आते 10.2 बिलियन हो जाएगी, क्योंकि कम भी तो हुई ना, फिर एक बार बढ़ गई तो। फिर है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये कहाँ पे हुआ, ये बैथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ। बैथ यूनाइटेड 65th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ। जो सबसे पहला इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ था, ये 1959 में रोमानिया में हुआ था। और सबसे पहले सिर्फ 7 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद वो कंट्रीज़ का नंबर बढ़ता चला गया और आज के टाइम में वो 100 तक पहुंच गया। उसके बाद और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारी टीम वहाँ पर गई थी, उनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुआ था, रिमार्केबल अचीवमेंट हुई थी वहाँ पर, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कॉन्ग्रेचुलेट किया। और यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स UNDESA ये करवाता है। तो जेनेसिस इसका कहाँ पे हुआ था, रूटेड इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो जो उनकी इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ये करता है काम। ये UN सेक्रेटरीट का एक डेवलपमेंट पिलर है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये देता है। कौन, UNDESA। ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी ये रिपोर्ट देता है। तो कौन, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल एफ से फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी, इसको ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDESA, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। क्योंकि इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक इधर भी है, ऐसे याद रख सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, UNDESA। फाइनेंसिंग टू, ये इतना हो गया। वर्ल्ड, ये भी हमने डिस्कस किया, ये भी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये क्या है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए डील करती है। और इंडिया ने इसका रिव्यू किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे के साथ डील करता है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसको यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 1966 में इसको अडॉप्ट किया था, और 1976 में 10 साल के बाद
इसको फोर्स में आई थी ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। उसके बाद है ओलंपिक ऑर्डर, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देती है, जो और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओलंपिक मूवमेंट में जिनकी होती है ना, उनको दी जाती है। जो जैसे अभिनव बिंद्रा हैं, इनको ये अवार्ड मिला ओलंपिक ऑर्डर। इसको 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसने ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट को रिप्लेस किया। फिर है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट, इसको पब्लिश कौन करता है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2020 रिपोर्ट इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। इसका थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशन थ्रू इनोवेशन। तो इंडिया का रैंक 3rd आया एवरेज इन एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया 2010 से 2022। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है रोम इटली में है, और लेट देयर बी ब्रेड इसका मोटो है। और इसको फाउंड कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1945। अब वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि एनिवर्सरी बनाई जाए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 16 अक्टूबर 1945 में बनाई गई थी। अब ये कुछ पब्लिकेशंस भी रिलीज़ करता है, जैसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, क्योंकि फिश जो है वो एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स हो जाते थे। तो जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट रिलीज़ करता है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि ड्रग का यूज़ और उनकी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में। अब इस रिपोर्ट के की हाईलाइट्स क्या हैं? जो 2022 मतलब कि जो 2022 जो डिकेड था वो 292 मिलियन लोगों तक पहुंच गया है। इतने लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एब्यूज ड्रग है ना, वो कैनबिस है। उसके बाद ओपियोइड्स हैं, एम्फिटामिन, कोकेन और एस्टेसी। मोस्ट अफेक्टेड रीजन जो है वो रिमोट रीजन्स, मल्टीपल बॉर्डर लिमिटेड गवर्नेंस जहाँ पर होती है, ट्रिपल फ्रंटियर एरिया जैसे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पैराग्वे है, ट्रिपल फ्रंटियर एरिया, गोल्डन ट्राइंगल है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ किया जाता है। गोल्डन ट्राइंगल है ना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये 3 कंट्री याद रखनी है आपको। कैनबिस लेजिस्लेशन जो है कनाडा, यूरुग्वे और 27 जुरिस्डिक्शंस यूएस में। तो अब है क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग क्राइम, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग क्राइम, ये एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की कि इन्होंने अभी हमने डिस्कस किया ना ये यूनाइटेड नेशंस, ये इनकी रिपोर्ट। तो इन्होंने कहा कि जो कैनबिस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 228 मिलियन यूज़र्स हैं, फिर ओपियोइड 60 मिलियन यूज़र्स हैं। मोस्ट वाइडली यूज ड्रग है कैनबिस। फिर डिक्लाइन इन ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन कितनी हुई ग्लोबल में? अफगानिस्तान में, म्यांमार में इतना डिक्रीज हुआ, अफगानिस्तान में, म्यांमार में 36 हुआ। एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट गैप, 11 लोगों में से सिर्फ एक को ट्रीटमेंट मिलता है। जेंडर डिस्पैरिटी है, 18 वुमेन में से एक वुमेन इसके ड्रग्स का शिकार होती है, और 7 मैन में से एक मैन होता है। जेंडर डिस्पैरिटी है, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट गैप। तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिपोर्ट 2024 में तो है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से डील करता है, DPSP, ठीक है। जो DPSP है ये हमने कहाँ से बोरो किया? ये हमने आयरलैंड से बोरो किया हुआ है, जो आयरलैंड से बोरो किया। तो जो इसका एक गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी प्रिंसिपल है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल 47, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस पॉलिटी पे। गवर्नेंस पॉलिटी एक ही साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ICOL,
ये क्या है, इसका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना। जो लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ क्या हुई, जो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करती हैं। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, सबसे ये पहला इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा इनके लिए, किन के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए। तो जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, तो थोड़ा कमेंट में लिख लेना कि जो कैग का आर्टिकल है वो कौन सा है, ठीक है। तो कैग का आर्टिकल लिख लेना, मैंने बोल भी दिया 148 है, लेकिन लिख भी देना एक बार। तो उसके बाद पंचायती राज सिस्टम इंडिया में, जो पंचायती राज सिस्टम है ना इंडिया में, ये कब हमने अडॉप्ट किया, किस अमेंडमेंट एक्ट से, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया, ये पार्ट 4 हमारे में आता है, आर्टिकल 40 से गांधी प्रिंसिपल है, ताकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। इसका एम होता है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लाना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको ऐड किया गया था, पार्ट 9 ऐड किया गया था, और 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपैलिटीज और पार्ट 9A ऐड किया गया था। 3 टायर सिस्टम होता है ना हमारी कंट्री में, ये हो गया। उसके बाद है संज्ञान, गवर्नेंस में देखते हैं संज्ञान ऐप, जो रेलवे पुलिस फोर्स है, जो रेलवे पुलिस फोर्स के पर्सनल्स होते हैं ना, इनको रेलवे प्रोटेक्शन ऑपरेशंस के लिए ये हेल्प करेगा ऐप। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया टेक टीम ऑफ आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ की जो रेलवे पुलिस फोर्स की टेक टीम है उन्होंने किया। तो इसमें ये ऐप क्या करेगा, ये एजुकेट करेगा और एम्पावर करेगा किनको, रेलवे पुलिस फोर्स को। इसके की फीचर्स हैं कम्प्रिहेंसिव लीगल एक्सेस प्रोवाइड करना, कंपैरिजन ऑफ लॉज, सेक्शन वाइज एनालिसिस, एडवांस सर्च टूल्स, इंक्लूसिव लीगल डाटाबेस, यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन, मतलब कि एआई का भी यूज़ करेगा। फिर है कृषि गाथा प्लेटफॉर्म। कृषि गाथा प्लेटफॉर्म, कृषि हमें पता है एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं। तो ये इसको लॉन्च किसने किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट। ये इसका एम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग स्पेस प्रोवाइड करना, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उनको ये शेयर की जाए और सेलिब्रेट किया जाए कि ये जो नैरेटिव होता है इंडियन एग्रीकल्चर कम्युनिटी का उसको। तो ये क्या करेगा पोर्टल, कृषि गाथा पोर्टल, ये एग्री इंफ्रा फंड को एक्सपीडाइट करेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम्स फार्मर्स की उसको भी देखेगा। तो जो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया, ये ताकि डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। इसमें 1 लाख का कॉर्पस दिया जाएगा, 1 लाख करोड़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, स्टार्टअप्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स को। इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें 3% की दी जाएगी पर एनम, 2 करोड़, मैक्सिमम पीरियड 7 साल के लिए। मोरेटोरियम रिपेमेंट 6 मंथ्स का 2 साल के लिए स्कीम है। ये इसको अगस्त 2020 के बाद इसको ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब है प्रधानमंत्री बीमा योजना। प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। तो अभी हम न्यूज़ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो पर्पस होता है प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका नेचर है डिमांड ड्रिवन स्कीम और वॉलंटरी फॉर द स्टेट्स एज वेल एज फार्मर्स।
इसमें फूड क्रॉप्स जैसे सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनको इसमें दो, आपको ये याद रखना कि 2% का प्रीमियम इसमें खरीफ क्रॉप्स में दिया जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स तो इधर हमने देख लिया, लेकिन खरीफ क्रॉप्स जो होती है ना, ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो कि मार्च अप्रैल मई जो जो फरवरी, हाँ मार्च या सॉरी, तो जो जैसे मार्च या अप्रैल मंथ में सोक की जाती है और नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट की जाती है, उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे राइस है, मेज़ है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है ना। और उनको उनके लिए कितना प्रीमियम दिया जाएगा? 2%। और रबी के लिए 1.5%। जैसे वीट है, सनफ्लावर है, ये है क्या कहते हैं उसको, मस्टर्ड है ना। और 5% दिया जाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट है नेशनल टेस्ट हाउस। नेशनल टेस्ट हाउस ये क्वालिटी चेक करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना। तो एक ये अब बात ये की जा रही है कि इसको एक एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी बनाया जाए। किसको? नेशनल टेस्ट हाउस को, NTH, नेशनल टेस्ट हाउस को एपेक्स बॉडी बनाया जाए हर एक इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। इसको गवर्नमेंट टेस्ट हाउस भी बोलते हैं। इसको 1912 में एस्टेब्लिश किया गया था रेलवे बोर्ड ने। हेडक्वार्टर्स के कोलकाता में है। इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि अभी के टाइम पर एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी कौन सी है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो BIS है वो है। तो लेकिन जो हमारे पास है, क्या कहते हैं इसको, जो बात क्या की जा रही है कि जो नेशनल टेस्ट हाउस है उसको सर्टिफिकेशन जो करते हैं उसका एपेक्स बॉडी बनाया जाए। उसके बाद है सौभाग्य स्कीम। ये एक्स मेघालय के एनर्जी ऑफिशियल है, इन्होंने इशू नोटिस किया गया है इसकी इरेगुलरिटीज पर। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है? सौभाग्य स्कीम 2017 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बनाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स पूरी कंट्री में उनको दिया जाए, उनको पहुंचाया जाए इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है? ये तो समझ गए। जो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ हाउस होल्ड्स को जो अनइलेक्ट्रिफाइड है उनको पहुंचाना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए आइडेंटिफाई करके किनको, जो सोशल इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस 2011 का डाटा था उसके बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई करना और बेनिफिशरीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। सोलर पावर पैक्स को भी बनाना। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हमारे पास हमारी कंट्री में कितनी लिस्ट होती हैं? एक होती है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। तो जो एंट्री नंबर 38 है कंकरेंट लिस्ट का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रखी गई है, तो उसमें सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट है नेशनल टेस्ट हाउस भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम अब आते हैं डिजिटल भारत निधि, जो कि गवर्नमेंट का अटेम्प्ट, एक फ्रेश अटेम्प्ट है रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ाने का। जो डिजिटल भारत निधि है, ये इसको टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 से क्रिएट किया गया। ये रिप्लेस किसको करेगा? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से बनाया गया था। ये बैलेंस ऑफ क्रेडिट ए नॉन लैप्सेबल जो एक
क्या है, बैलेंस ऑफ क्रेडिट अंडर जो डीबीएन है, डिजिटल भारत निधि है, एक नॉन लैप्सेबल है, और जो फाइनेंशियल ख़त्म होने के बाद भी नॉन लैप्सेबल रहेगा। यूएनओएसएफ एक पूल ऑफ फंड्स है जनरेटेड बाय यूनिवर्सल एसेस लेवी, लाइसेंस फ्री चार्ज ऑन लाइसेंस ऑफ डीओटी 5% एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के साथ। फिर नेक्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि डिजिटल भारत निधि को किससे क्रिएट किया गया था, और ये इससे पहले कौन सा था उसको किससे क्रिएट किया गया था, उसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक इनिशिएट किया प्रोजेक्ट परी, ये 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई। इसके नोडल मिनिस्ट्री क्या है प्रोजेक्ट की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटर्स जो मैनेजमेंट बाई ललित कला अकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, पब्लिक आर्ट को शोकेस करना जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट हेरिटेज से इंस्पायर हुए हों, जैसे लोक कला है, लोक संस्कृति है, दो उसको इंटीग्रेट करना मॉडर्न थीम्स और टेक्निक्स के साथ। ये वुमेन आर्टिस्ट्स को पार्टिसिपेट करने पे जो होगा वो हाईलाइट करेगा, ताकि जो भारत की नारी शक्ति है उसको शोकेस किया जाए। फिर है नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। नीति आयोग तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो होते हैं उसमें उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट में देखा कि जो उनका इम्प्रूव हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। जो अब नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में ये बताया जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनमें हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ये कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बताएगा। जो 16 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, 113 इंडिकेटर्स का यूज़ करके। उसमें अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है और एस्पेरेंट है। उसमें अचीवर में 100 है इसका स्कोर, फ्रंट रनर में अगर 65 to 99 है उनको उसमें रखा गया। फिर है 3 अपोजिशन स्टेट्स से नो टू पीएम श्री सेंटर टू स्टॉप स्कूल श्री स्कीम। अब प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये हमने पिछले मंथ्स की करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। ये पीएम श्री स्कीम क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये अपग्रेड करेगी, डेवलपमेंट करेगी 14,500 जो स्कूल्स हैं ना उनको स्ट्रेंथनिंग, जो सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनको स्ट्रेंथ करेगी। जो 5 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, केरला है, दिल्ली है, पंजाब है और वेस्ट बंगाल है, इसको अभी येट टू साइन है ये। तो जो पीएम श्री स्कीम है 3 अपोजिशन स्टेट्स ने इसको मना कर दिया है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि यार हम तो खुद कर रहे हैं, अगर आप भी आ रहे हो तो कम से कम आप थोड़ा इसमें एनालाइज कीजिए कि हम इसमें जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट कितना है, उस हिसाब से आप फिर इसमें आइए। तो जैसे ई ऑफिस, अब नेक्स्ट क्या है, ई ऑफिस ये 100 डे एजेंडा के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। इसको किसने इनिशिएट किया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, एनआईसी। तो सिंप्लीफाइड, रेस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट वर्किंग बनाई जाए, एनहेंस एफिकेसी और पेपरलेस गवर्नेंस को किया जाए। ई फास्ट इंडिया, इसका एम है अवेयरनेस को रेज करना, फ्राइट इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन पायलट्स और एविडेंस बेस्ड रिसर्च। नेक्स्ट है पीएम सूर्या घर मुफ्ती बिजली योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी पर मंथ उसके बेनिफिशरीज को, जो 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को लाइट अप किया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि रूफ टॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट किया जाए। उसके बाद है वत्सल्य स्कीम। ये क्या है वत्सल्य स्कीम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर, उसको बताया जाता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 2021-2022 में। जो मिशन है इसमें हर एक बच्चे को कवर किया जाएगा जो केयर और प्रोटेक्शन की नीड में होता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम एक फंड लिमिटेड स्कीम है। एक आउटले इसमें दिया जाता है 500 करोड़ का पीरियड, 4 मंथ का पीरियड होता है। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है फास्टर एडॉप्शन इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स की और 3 व्हीकल्स की कराई जाए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो आपको इसमें ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोशन, ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर वो कम हो जाए। राष्ट्रपति भवन, इसमें जो गिफ्ट आइटम्स हैं जो प्रेसिडेंट रिसीव करता है उसको ई उपहार पोर्टल से उसको ऑक्शन करने के लिए। इसको डेवलप किसने किया गया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च 2024 में ही लॉन्च किया गया। स्किल लोन स्कीम क्या है? इसको 2015 में इसको इंट्रोड्यूस की गई थी ये, ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफर किया जाए इंडिविजुअल्स को जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स परस्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद ई उपहार पोर्टल, ये हमने देख लिया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट हेल्थ पे। हेल्थ के बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर एनवायरनमेंट, फिर ख़त्म कर हो जाएगा हमारा। तो हेल्थ में क्या है? ओरोपोचे फीवर, ये एक एमर्जिंग जोनोटिक आर्बोरियल डिजीज़ है जो ओरोपोचे वायरस से होती है। ये इसकी फैमिली याद रखनी है आपको, ऑर्थो ब्यूना वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से लेकर 8 डेज़ का होता है। फर्स्ट डिस्कवर हुई थी ट्रिनिड और टोबैगो में 1955 में। सिम्टम्स हेडेक, मसल पेन। वैक्सीन इसकी अभी तक कोई भी बनाई नहीं गई है। फिर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स असेसमेंट, इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएम और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ने लॉन्च किया। लेबोरेटरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को देगा। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, असेसमेंट और कंप्लायंस स्टेटस बताएगा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का। ब्राज़ील ने एनिमल हेल्थ इमरजेंसी जो न्यू कैसल डिजीज़ है ना उसके बाद डिक्लेयर कर दिया। अब ये न्यू कैसल डिजीज़ क्या है? ये एक हाईली कॉन्टेजियस और सिवियर डिजीज़ है। हाईली कॉन्टेजियस और सिवियर डिजीज़ है, एक वायरस से होती है जो पैरामिक्सो वायरस जो है, पैरामिक्सो वायरस उससे होती है। ये रेस्पिरेटरी, नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है। इसमें बर्ड्स अफेक्ट होती हैं। तो ट्रांसमिशन इसका डायरेक्ट कंटेंट से होता है। ट्रीटमेंट इसका अभी तक नहीं है न्यू कैसल डिजीज़ का। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये क्या है? जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है ये एक नेशन वाइड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है इंडिया में। तो इससे जो ये डिटेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म मॉनिटर करेगा डिजीज़ की, ताकि एफिशिएंट पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। क्वेश्चन अब ये आएगा कि आप हमें ये बताइए कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो है ये कब स्टार्ट हुआ था और किसकी असिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था? जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है ये वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था। ये किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं हुआ था, ये किसी भी दूसरी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक से स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव इसके स्ट्रेंथन, मेंटेन और डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल करना। फिर है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, इसको नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज को लॉन्च किया गया था 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एम है इसका फोकस ऑन इंडिजिनस रिसर्च को इंक्रीज करना, लोकल प्रोडक्शन मेडिसिन की बढ़ाना। नेक्स्ट है सिफिलीज। सिफिलीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होती है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो सिफिलिस है, बैक्टीरिया कैन स्टे इन द बॉडी फॉर मैनी ईयर्स। तो ये बॉडी में तो रह सकता है लेकिन सिम्टम्स शो नहीं करेगा आपने। ये सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूरोप में लेट 15th सेंचुरी में। इसको ग्रेट पॉक्स भी बोलते हैं सिफिलिस को। यूमिन पोर्टल क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन करेगा। यूमिन पोर्टल इम्यूनाइजेशन इम्यून सिस्टम से लिंक है, ये इतना याद रखिए। ये मैच द कॉलम में आ सकता है कि यूविन बताइए यूविन क्या है।
टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वैक्सीन की डिजिटली। फिर है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI 3.0 को लॉन्च किया गया, 2021 में लॉन्च किया गया था। जो अनरीच्ड पॉपुलेशन है उसको वहाँ तक पहुँचा जाए, अवेलेबल वैक्सीन प्रोवाइड की, वैक्सीन उनको अवेलेबल किया कराई जाए, तो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और फुल इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करेगा। अब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि जो वैक्सीन का यूज़ है उसको जो ऑल एज ग्रुप्स हैं उनमें बताया जाए। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नियरली 20 मिलियन वैक्सीनेटेड एंड अंडर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हैव लॉन्च द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर एजेंसीज ने इन्होंने इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 लॉन्च किया है। थीम है इसका ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। अब है इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, एक बायलैटरल प्रोग्राम है किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ये स्ट्रेंथन करेगा साइंटिफिक रिलेशनशिप को। इसको गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइंटली मैनेज करा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। फिर है कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्क्लेव, एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। इसको 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि सेफ सिक्योर स्टेबल इंडियन ओशन रखा जाए। मेंबर्स कौन कौन से? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स है, मॉरिशस। और ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश और सेशल्स। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी जिनीवा में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में 1948 में। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिया लीड्स ग्लोबल मैरीटाइम डिस्कोर्स एट IMO काउंसिल सेशन इन लंदन। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसको एस्टेब्लिश किया गया था UN कॉन्फ्रेंस जो 1948 में जेनीवा में हुई थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम 1958 में इसको, और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। किसका? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। प्रमोट सेफ सिक्योर एनवायरमेंटली साउंड एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल शिपिंग को करना। हेडक्वार्टर देख लिया, मेंबर्स देख लिए, और इंडिया कब से मेंबर है इसका? 1959 से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म, एक द प्लेटफॉर्म इज हाउस्ड एट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, वहाँ पे हाउस्ड है। और इनिशिएट कब किया गया था? 2024 में। ये वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी से कंबाइन होगा। ठीक है। गोल है इसका ताकि जो एनुअल गारंटी इंश्योरेंस है उसको 20 मिलियन पहुंचाया जाए 2030 आने तक। अब ये वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है। यहाँ जैसे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो फाइनेंसिंग करता है लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विस देने के लिए। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ये प्राइवेट सेक्टर से काम करता है, IFC। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी प्रोवाइड करते हैं ट्रिब्यूनल्स में, ICSID इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑफ। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंप्राइज कर 5 इंस्टीट्यूशन कंप्राइज कर हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये याद रखना है आपको। इसको इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। तो जो 2 IBRD और IDA को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये 3 भी आ जाते हैं फिर इसमें। कौन कौन से? IFC, मीगा और ICSID, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा।
इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। अब है इंडिया टू होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन इन सितंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके 193 मेंबर से इंडिया इसका एक आईसीएओ फाउंडर मेंबर है। आईसीएओ क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। शिकागो जो हमने शिकागो जो कन्वेंशन हुई थी 1944 में, ये हमने अटेंड की थी। अब हम आगे चलते हैं एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ पे। उससे पहले हम थोड़ा इसको देखते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, यूएनडीईएसी, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल, नेशनल टेस्ट हाउस, पंचायती राज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वात्सल्य स्कीम, पीएम सूर्या घर मुफ्ती बिजली योजना, ई फास्ट, ई ऑफिस, डिजिटल भारत निधि, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम। 2 मिनट यार, तब तक आप थोड़ा ये एक बार पढ़ लीजिए। न्यू कैसल डिजीज, ये सारी यूविन पोर्टल। नोट्स तो सेंड किए हुए हैं ना ग्रुप में, नोट्स सेंड हो जाएंगे ग्रुप में। अब हम आते हैं एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ पे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, तो इसको अच्छी तरह हम डिस्कस करते हैं। तो अब एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ में हम उसको पूरा अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। ये क्या है पेंच टाइगर रिजर्व? ये महाराष्ट्र में है। इसने फर्स्ट एडवांस्ड एआई सिस्टम फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए लॉन्च किया। ये 2 स्टेट्स में फैला गया है पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क इसमें आती है। पेंच मोगली सेंचुरी, इसको पेंच रिवर के बाद नेम किया गया था। अब पेंच रिवर अगर आ गया तो पेंच रिवर के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पेंच रिवर है ये त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होता है, और उसके आगे जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी दुधना है, पूर्णा है, पेन गंगा है, वर्धा है, वेन गंगा है। सबसे पहले आपको डीपी ऐसे याद रखना है, जैसे डीपी हम रखते हैं ना, डीपी तो दुधना और पूर्णा, उसके बाद पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, पेन गंगा, वेन वर्धा और वेन गंगा। तो ये 3 मिलाकर आगे नीचे प्राणहिता बनती है। उसके ऊपर पेंच रिवर है जिसके नाम पर पेंच टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में है। उसके बाद नारंगी आता है, इंद्रावती, सबरी, बालीमेला, सिलारू, मांजरा, मन्नेर और किनेर्शनी। ये ना जो ये गोदावरी रिवर सिस्टम है ये 4 स्टेट से होकर गुजरता है। किन किन स्टेट से? चार स्टेट से होकर गुजरता है। हेलो, तो ठीक है, इतना हो गया।
तो डिकेड्स के बाद इंडियन गुआर इसको हम बाइसन, इंडियन बाइसन बोलते हैं। ये इसकी आयुसीन स्टेटस वल्नरेबल है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। टालेस्ट स्पीशीज़ है वाइल्ड कैटल की जो इंडिया में पाई जाती है। लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है। बोवाइन समझ रहे हो ना आप। तो 85% पॉपुलेशन इसकी इंडिया में पाई जाती है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है ये। तो वेस्टर्न घाट्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कौन? इंडियन बाइसन। इसका आयुसीन स्टेटस याद रखना। तो इसको बहुत टाइम के बाद, डिकेड्स के बाद तेलुगु स्टेट्स में देखा गया। तो जो लेसर सुंडा आइलैंड है ना, सुंडा आइलैंड किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। ये याद हो गया आपको, इंडोनेशिया का पार्ट है सुंडा आइलैंड। तो ये यहाँ पे है सुंडा आइलैंड, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट जो है एक एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, और इसको रेफ़र किया गया था, इसको रेफर्ड एज हाई सी ट्रीटी, अडॉप्ट की गई थी 2023 में, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। जो अभी फ्लड आया ना वहाँ आसाम फ्लड, उसमें 114 एनिमल्स डेड हो गए और 95 को रेस्क्यू किया गया। इसको काजीरंगा नेशनल पार्क को क्रिएट कब किया गया था? आसाम में 1904 में, ये याद रखना डेट। और इसको नेशनल पार्क का स्टेटस 1974 में दिया गया। और टाइगर रिजर्व कब बना है? 2007 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको, इसका स्टेटस 1985 में मिला। इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया इसको डिक्लेयर किया गया किसने? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी ने। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बेसिन्स पर सिचुएटेड है, बैंक्स पे सिचुएटेड है। 4 मेजर स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है, राइनो की, एलिफेंट की, रॉयल बेंगल बंगाल की, एशियाटिक वाटर और 1 हॉर्न्ड राइनो की। क्यूफोस टू लॉन्च जीनोम एडिटिंग मिशन टू बूस्ट पर्ल स्पॉट प्रोडक्शन। पर्ल स्पॉट फिश क्या है? एक करीमीन है, केरला में, ईस्टर्न और साउथ वेस्ट कोस्ट पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। एक लो फैट हाई प्रोटीन फूड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होता है पर्ल स्पॉट फिश। नेक्स्ट मांजरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन तेलंगाना में है। ये तेलंगाना का फर्स्ट वाइल्ड रामसर साइट बनेगा। ड्राई सवाना इसमें वेजिटेशन पाई जाती है। उसके बाद कश्मीर विलो है, सेलिक्स एल्बा कश्मीर विलो एक ट्री है, उससे मतलब एक डेसिडुअस ट्री है, मतलब कि अपने लीव्स को शेड कर देता है। और हाइट इसकी कहाँ तक पहुँच सकती है? 30 मीटर्स तक की हाइट ये अचीव कर सकता है अपने पास। तो कश्मीर रीजन में पाया जाता है। बैट्स जो होते हैं ना, बैट्स वो इससे बनते हैं, जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के बैट्स होते हैं, सेलिक्स एल्बा, ये याद रखना। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है स्टेट्स और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बीच में। इसको 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था और 1975 में फोर्स में आ गया था। पर्पस इसका इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसिमेंस और ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की बताना, और मेंबरशिप इसकी 184 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट इसका जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, किसका? साइट्स का। एगरवुड है एक, एगरवुड जो अगरबत्ती बनती है ना जैसे, उसी को कहते हैं एगरवुड। इसको आउड भी बोलते हैं। एक हाईली वैल्यूएबल एरोमेटिक रेजिनस वुड है जो एक्विलेरिया ट्री से बनता है। एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में थ्राइव करता है, परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, अरोमा इंडस्ट्री में, मेडिसिन में। मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल रॉ मटेरियल है। कंजर्वेशन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में पाया जाता है। 1995 जो बेस्ड है इंडियन प्रपोजल कॉप 9 में जो था 1994 में। तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया किस मंथ का करंट अफेयर? जुलाई मंथ का। थैंक यू।